सभी को नमस्कार। आईएमए परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा आप सभी को विदित है कि आज हमारे राजस्थान का जो बजट पेश किया गया है, थोड़े दिन पहले 1 फरवरी को हमारे भारत का बजट पेश किया गया। और बजट जो एक पार्ट ऐसा है हमारे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में, आपके एसआई की प्रिपरेशन में, जहाँ पे हर साल हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं कुछ एमसीक्यूज की बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं आपके बजट से रिलेट, जो फिजिकल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति से जो रिलेटेड आपका पार्ट रहता है, उससे रिलेटेड हम आज क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। पर पहले हम थोड़ी बात करने वाले हैं बेसिक उस बजट के ऊपर कि बजट क्या है, किस प्रकार बजट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे आपके कुछ रोल आता है, तो उसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कैसे आपके सारा काम करता है, किस प्रकार से बजट पेश किया जाता है, उन सभी की चर्चा को करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस बजट से पूछे जा रहे हैं। कंटिन्यू हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो आपके बजट से लगभग हर साल हमें 1 से 2 क्वेश्चन हर परीक्षा में, राजस्थान की आरएएस की परीक्षा है चाहे एसआई की परीक्षा है, वहाँ पर हम लोगों को कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। और उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका रहा जो आपके बजट के अंदर एफआरबीएम एक्ट है। एफआरबीएम एक्ट हर साल आपको 1 या 2 क्वेश्चन आरएएस की प्रीलिम्स में दे रहा है, आपके मेंस में लिखने को मिल रहा है, फिर आपके एसआई के पेपर में भी आपको एफआरबीएम मिल रहा है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। क्या है एफआरबीएम, राजस्थान का एफआरबीएम क्या है, तो इन सभी की चर्चा को आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ एमसीक्यूज की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक बेसिक थीम से कि बेसिक जो हमारा बजट है, जो हमारा बजट है वो बजट क्या कहता है, कि बजट है क्या। तो आय और व्यय का जो पूर्व अनुमान है, आय व व्यय का पूर्व अनुमान, मैं सिंपल शॉर्ट में बात करूंगा। आय व व्यय का जो पूर्व अनुमान है वो आपका बजट है। और इसी बजट का जो विवरण किया गया, देखिए बजट शब्द का उल्लेख तो हम लोगों को सबको पता है कि बजट शब्द का जो उल्लेख है वो संविधान में कहीं नहीं है। हमारा जो बजट शब्द का आपके किसका उल्लेख किया गया है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है, वार्षिक वित्तीय विवरण जो है उसकी बात की जाती है हमारे एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट की। एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट जो आपकी है वो किस आर्टिकल में आती है, तो आर्टिकल 112 के अंदर। ये आपके केंद्र का हो जाता है, ठीक है। और राज्य की जब बात की जाती है, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण आता है, जो कि आज हम लोगों ने देखा कि राजस्थान का आया है। राज्य का वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ राजस्थान, आपके स्टेट्स, तो वो आपके आर्टिकल 202 के अंदर आती है, आर्टिकल 202। इसके अलावा भी कुछ हमारे आपके जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं बजट के लिए, कुछ उल्लेख किए गए हैं, उनके भी हम कुछ आर्टिकल्स देखेंगे, ठीक है। कुछ आर्टिकल्स की बात वहाँ भी चलेगी। हम इसमें फंड्स की बात करेंगे कि कौन कौन से फंड्स हैं। तो आगे की जो चर्चा रहेगी वो कंटिन्यू। देखिए कि कुछ अनुच्छेद हैं हमारे पास में, संवैधानिक प्रावधान हम लोग देख लेते हैं। संवैधानिक प्रावधान, तो संवैधानिक प्रावधान जो आप लोगों के लिए किए गए हैं, आर्टिकल्स की जो बात की गई है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से आर्टिकल की शुरुआत करता हूँ, आर्टिकल 108 से। हालांकि आर्टिकल 108 जो है वो अलग है, फिर भी हम लोग इसको लेके चलते हैं क्योंकि 108 से लेकर आगे की जो चर्चा है वो बजट से संबंधित है। तो आर्टिकल 108 में तो हम लोगों का संयुक्त अधिवेशन आ जाता है, जॉइंट सिटिंग आ जाती है, संयुक्त अधिवेशन। उसी के साथ में आर्टिकल 109, धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया, मनी बिल से संबंधित जो आपके धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया आ जाती है, प्रोसेस आ जाता है कुछ थोड़ा आपका। फिर आता है आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 जिसमें आपके मनी बिल की डेफिनेशन लिखी गई, धन विधेयक की परिभाषा है, धन विधेयक की परिभाषा। फिर आर्टिकल 111, राष्ट्रपति की वीटो पावर, राष्ट्रपति की वीटो पावर। आर्टिकल 112 हम लिख के आ चुके हैं कि आपके आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट है, ठीक है। अब देखिए कि आपके इसी के साथ साथ जैसे आर्टिकल 112, चलो लिख लीजिए यहीं पे, आर्टिकल 112
वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, बजट का प्रावधान किया गया आप लोगों के लिए। ठीक है, फिर देखिए आर्टिकल 113, जो बजट का एक चरण भी आता है, अनुदानों की मांग। अनुदानों की मांग, चर्चा व मतदान। ठीक है, आर्टिकल 114, जिसमें आपके अप्रोप्रिएशन बिल यानी कि विनियोजन विधेयक की बात की जाती है। विनियोजन विधेयक कि हम लोगों को जब भी संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से जब भी आप लोगों को पैसा निकालना होगा, जब हमारे पास में 3 तरह के फंड बने हुए हैं, उन तीनों के अंदर संचित निधि से जब भी आप धन निकालेंगे, समेकित निधि से जब भी धन निकालेंगे, तो आपको संसद से अनुमति लेना होगा और उसके लिए आपको विनियोजन विधेयक लाना पड़ेगा। फिर आता है आर्टिकल 115। आर्टिकल 115 में विशेष अनुदान लिखे गए, विशेष अनुदान, स्पेशल ग्रांट्स लिखे गए हैं। फिर उसके बाद में आता है आर्टिकल 117। आर्टिकल 117 के अंदर आपके लेखा अनुदान, वोट एंड अकाउंट लिखा गया। लेखा अनुदान इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके आर्टिकल पूछा गया था। यहाँ पे मेंस में भी आपके यहाँ से क्वेश्चन, आरएस की जो मेंस है वहां भी क्वेश्चन आया, लेखा अनुदान और अंतरिम बजट में क्या फर्क है, क्या अंतर है दोनों के अंदर, बजट के अंदर और लेखा अनुदान में क्या अंतर रहता है। सॉरी, आर्टिकल 116। फिर आता है आर्टिकल 117, जिसमें वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल आता है आपका, जो कर संबंधित प्रावधान होते हैं। वित्त विधेयक, कर संबंधी प्रावधान, कर संबंधी प्रावधान जो है वो यहां पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फिर आता है आर्टिकल 266(1), आर्टिकल 266(1), जिसमें संचित निधि, आर्टिकल 262 लोक लेखा निधि, फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 267, जिसमें हम लोग देखेंगे आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि। ठीक है, ये हम लोगों के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई। इसी के साथ में इस जो बजट का टॉपिक जो हमारा रहता है, इस बजट के टॉपिक में कुछ अलग बातें की जाती है। जैसे हम लोग इसमें बात करने वाले हैं बजट घाटों की, बजट घाटा। ठीक है, बजट घाटे के प्रकार आपके आ जाएंगे, बजट घाटे के प्रकार आ जाएंगे आपके पास में, टाइप्स ऑफ बजट डेफिशिएट। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के हम बजट के घाटे देखेंगे, अलग अलग प्रकार देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा बजट घाटा। ठीक है, अलग अलग घाटे आएंगे। बजट घाटा, आपके राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिशिएट, राजकोषीय घाटा, क्या फर्क होता है इन सभी के अंदर, कौन छोटा है कौन बड़ा है। क्वेश्चन यहाँ से कथन कारण का भी बनता है आप लोगों का। और उसके बाद में आता है आपका राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिशिएट, रेवेन्यू डेफिशिएट। फिर नंबर 4 पे आप लोगों के लिए आता है प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएट, प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएट। और फिर हम लोग इसके अंदर ही पढ़ते हैं आपके प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा। और एक आप लोग यहां पे पढ़ते हो मौद्रिकृत घाटा, मॉनेटरी डेफिशिएट। ये कुछ घाटे आ जाएंगे हमारे पास में। सरकार, इसी घाटों के लिए हम लोग एक एक्ट पढ़ेंगे घाटों को कम करने के लिए, एफआरबीएम एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो आपका आएगा 2003 के अंदर, 2003। फिर हम लोग देखेंगे एफआरबीएम 2.0 को, वो आएगा 2012 में। और फिर इसी के अंदर एफआरबीएम समीक्षा समिति, एफआरबीएम समीक्षा समिति, और ये आएगी आपके एन के सिंह की अध्यक्षता में, एन के सिंह की अध्यक्षता में, एन के सिंह की अध्यक्षता में बनेगी ये 2015 में। ठीक है, ये आपके कुछ यहां से भी क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे गए हैं। आपके आरएस प्रीलिम्स को अगर आप लोग पीछे के पेपर्स को एनालिसिस करेंगे, वहां पे आप लोगों को एफआरबीएम से कंटिन्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
टफ क्वेश्चन भी देखने को मिला, इजी क्वेश्चन पूछा गया था। अब की बार राजस्थान का एफआरबीएम एक्ट कब पेश किया गया? 2023 के आरएस की परीक्षा में सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। तो क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं एफआरबीएम को इंडिया के लिए, केंद्र के लिए, तो एफआरबीएम 2003 में था, राजस्थान का जो आया वो 2005 में आता है, जिसके आगे चर्चा करेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं, किस प्रकार से क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बजट से, तो उन्हीं की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1930 की महान मंदी को, ग्रेट रिसेशन आया, एक दुनिया के अंदर एक महान मंदी आई, उस समय पे सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया? कि कौन थे? प्रोफेसर किन्स, मार्शल, पीगू, क्राउथर, कौन है? तो हम लोगों ने, जब भी हम लोग बेसिक इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जब हम टाइप्स की बात करते हैं, तो हम पढ़ते हैं भारत के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया। कुछ देशों के अंदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चल रही है, तो कहीं समाजवाद है, और कहीं पे हम लोगों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जो 91 के बाद हम लोग मिश्रित में चले जाते हैं, जिससे पहले हम लोगों को थोड़ा सोशलिस्ट देखने को मिलता है। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट था, वो कौन लेके आते हैं? वो लेके आते हैं अपने प्रोफेसर किन्स। और प्रोफेसर किन्स जो है वो आपके कौन है? राजकोषीय नीति के जनक हैं, फाउंडर ऑफ फिस्कल पॉलिसी। 1936 में इनकी एक बुक आती है, और उस बुक के आधार के ऊपर ये क्या कहते हैं, अपनी फिस्कल पॉलिसी को लेके आते हैं, और ये कहते हैं कि आपको जो सरकारी व्यय है, मंदी से जब भी बाहर निकलना है तो सरकार को अपने खर्च बाहर कर देने हैं। तो देखिए क्या चल रही है, 1929-30 की महान मंदी, इस मंदी से बाहर आना है। बाहर आना है तो इनके लिए आपके क्या आंसर किया? प्रोफेसर किन्स। प्रोफेसर किन्स की सिंपल बात करते हैं अपनी। प्रोफेसर किन्स कौन है? प्रोफेसर किन्स आपके राजकोषीय नीति के जनक, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति के जनक, ठीक है। अब देखो, इस राजकोषीय नीति के अंदर इन्होंने क्या कहा कि जो मंदी चल रही है, मंदी कब की थी? 1929-30 की। इस 1929-30 की मंदी के दौरान इन्होंने कहा कि आपको क्या करना पड़ेगा? सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करनी पड़ेगी। सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि करनी पड़ेगी। आपको बाजार में इससे क्या करनी पड़ेगी? तरलता, जो लिक्विडिटी है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तरलता बढ़ानी पड़ेगी, और जब तरलता बढ़ेगी तो आप लोगों की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो आप लोगों के पास में उत्पादन ज़्यादा होगा। उत्पादन ज़्यादा होगा, और जब उत्पादन ज़्यादा करेंगे आप लोग, जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो आपके साथ में, उत्पादन के साथ में आप लोगों के लिए क्या आएगा? रोजगार आएगा। रोजगार भी आएगा। ये इन्होंने कहा, ये कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने इस महान आर्थिक मंदी के दौरान। महान आर्थिक मंदी के दौरान ये महान आर्थिक मंदी के दौरान प्रोफेसर किन्स जो है वो आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहे हैं? एक इस तरह का प्रभाव लेके आते हैं। इनकी बुक का नाम और लिख लीजिए, जनरल बुक 1936, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये आप लोगों ने, ये क्या लेके आते हैं? प्रोफेसर किन्स एक अपनी बुक लेके आती हैं। इसी बुक में ये क्या करते हैं? राजकोषीय नीति की बात करते हैं। और राजकोषीय नीति के अंदर, राजकोषीय नीति जो फिस्कल पॉलिसी थी, राजकोषीय नीति के भाग कौन कौन बन जाएगा? एक तो करारोपण, जो टैक्सेशन है, करारोपण इसका भाग बनेगा। सार्वजनिक व्यय हमारा इसका भाग बन जाएगा। सार्वजनिक व्यय जो सरकारी खर्च है वो इसका पार्ट बनेगा। ठीक है, ये इस तरह की हम बात करेंगे इसी के अंदर कि प्रोफेसर किन्स जो है वो राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी लेके आते हैं, सरकारी खर्चों को बढ़ाने की बात करते हैं और करारोपण की बात की जाती है।
किस आधार पे लगाया जाए, किस प्रकार ये काम करेगा। सरकार को अपने खर्च बढ़ाने होंगे जिससे बाजार में तरलता बढ़ेगी, तरलता बढ़ेगी तो आपके डिमांड्स आएंगे और उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार भी आप लोगों को बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और जब रोजगार बढ़ेगा तो हमारे देश के अंदर जो बेरोजगारी है, गरीबी है, उसमें कमी आएगी और देश का प्रति व्यक्ति आय और नेशनल इनकम आपका ग्रोथ करेगा। इस कॉन्सेप्ट के साथ इन्होंने क्या किया, आपके देश दुनिया के अंदर इस राजकोषीय नीति के जनक माने गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इसी के ऊपर, फिस्कल पॉलिसी का। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, कौन इसका भाग नहीं बनता है। करारोपण, अभी जस्ट बात की है मैंने जस्ट कि करारोपण जो टैक्सेशन है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं ब्याज दर, सार्वजनिक व्यय, इसकी भी बात कर ली मैंने। ऑप्शन बचे दो, ब्याज दर और सार्वजनिक ऋण, कि कौन इसका पार्ट बनने वाला है और कौन इसका पार्ट नहीं बनने वाला है। तो देखिए कि जो करारोपण है ये तो बिल्कुल आप लोगों ने अभी देखा, ये राजकोषीय नीति का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, राजकोषीय नीति का पार्ट है। फिर जो ब्याज दर है ये आपके किसका पार्ट है, ये आपकी मौद्रिक नीति का पार्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, मौद्रिक नीति का पार्ट है, जिसको कौन बनाता है, जिसको आरबीआई बनाता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये दोनों के दोनों सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण भी आपके किसका पार्ट है, राजकोषीय नीति के पार्ट है। राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी के ही पार्ट है, जिसको किसके द्वारा बनाया जाएगा, सरकार के द्वारा, जिसको किसके द्वारा, सरकार के द्वारा इसको आपके बनाया जाता है। ठीक है, आज भी जैसे हमारा बजट आता है तो वो राजकोषीय नीति के तहत आपको क्या दिखाएगा कि सरकार ने कितना करोड़ से पैसा इकट्ठा किया, केंद्र सरकार ने कहाँ से पैसा आया, कहाँ चला गया है, सरकार के खर्च कहाँ पे हो रहे हैं और सरकार ने ऋण कितना लिया है, क्या आपकी चल रहा है, ऋणों को कितनी हमारी देयताएं हैं, कितनी हमारी लाइबिलिटीज है, उन सभी की ही बात की जाएगी इस राजकोषीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी के तहत। तो जो ब्याज दर है, ब्याज दर के अंदर हम लोग देखेंगे मौद्रिक नीति, इसी मौद्रिक नीति के अंदर हम लोग पढ़ते हैं रेपो रेट, रेपो रेट कम ज्यादा की जाती है, बैंक रेट, उसी के साथ में हम लोग देखते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, सीआरआर, एसएलआर, ये सारे के सारे किसका पार्ट बन रहे हैं, ये सारे के सारे हमारा इस मौद्रिक नीति का पार्ट बनते हैं, जिसको कौन डिसाइड करता है, आरबीआई। ये बनाई क्यों जा रही है, देश के अंदर मंदी या महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। आपके अगर मंदी चल रही है तो क्या किया जाएगा, आपके जो महंगाई चल रही है तो उस समय पे क्या करेंगे, आरबीआई क्या करेगा, राजकोषीय नीतियों के तहत सरकार क्या करती है, इन सभी के ऊपर डिस्कशन किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यही वापस, आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। बताइए कि सबसे ज्यादा जो आपके देश में मंदी चल रही है, उस मंदी के समय आपके पास 4 काम दे दिए हैं सरकार ने, इन 4 कामों के अंदर से आप कौन सा काम करना चाहेंगे। मंदी है, रिसेशन है, मंदी है तो मार्केट में सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है एक चीज, किसी भी देश के अंदर अगर मंदी है, अगर किसी देश में मंदी है तो समझिएगा कि वहां पे तरलता जो है वो कम है। तरलता मतलब लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब पैसों का जो प्रवाह है वो आपके कम चल रहा है। तो हम लोगों को जो राजकोषीय नीति है, मौद्रिक नीतियां हैं, उनके माध्यम से इस तरलता को क्या करना है, बढ़ाना है, इस तरलता को बाजार के अंदर बढ़ाना है। और जब भी आप लोग इसके समझ गए तरलता को, तो फिर हम लोगों के ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। देखो पहला ऑप्शन क्या कहता है, कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि करना, नहीं। देखो तरलता को कम है, इसको हमें बढ़ाना है, तरलता को अगर बढ़ाना है, तरलता को अगर बढ़ाना है तो ठीक है। पहली एक बात इसके अंदर क्या लिखी, ए ऑप्शन में क्या लिख रहा है, ब्याज दरों में कमी, ब्याज दरों में कमी, सॉरी क्या लिखा है पहला ऑप्शन इन्होंने, कर की दरों में कटौती और ब्याज की दरों में वृद्धि, कर की दरों में, कर की दरों में कटौती। आप लोगों पे जो टैक्स चल रहा है, जो टैक्स लग रहा है, किसी के 10 लाख की इनकम पे टैक्स लग रहा है, किसी के 15 लाख की इनकम पे टैक्स लग रहा है, 10% लग रहा है, तो आपने कहा कि 5% ले लीजिए, ठीक है। ये ऑप्शन अगर अकेला होता तो ये सही हो सकता था, पर इसी के साथ में उसने क्या लिखा, वह ब्याज दरों में वृद्धि, वह ब्याज दरों में वृद्धि। अब ब्याज दरों में जब वृद्धि हो जाएगी तो आपकी जो ईएमआई है
जो ईएमआई हमारी आती है वो आपकी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। पहले मेरी हर महीने 10,000 रुपये की ईएमआई जाती थी, अब आपने ब्याज दर महंगी कर दी, इंटरेस्ट महंगा कर दिया, तो मेरा जो 10 की जगह 12,000 रुपये है वो आपका सरकार के पास, बैंक के पास जाएगा। तो मेरे पास लिक्विडिटी जो पहले ही कम है वो और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इसको कम करने के लिए आपके क्या करना है, ब्याज दरों में कमी करनी है, ना कि वृद्धि। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है आपको कि सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना, बी ऑप्शन, सार्वजनिक परियोजनाओं के व्यय में वृद्धि करना, व्यय में वृद्धि करना। हमने सबसे पहला जो क्वेश्चन किया जब हम लोग बात कर रहे थे किसकी, जेएम किन्स की। जेएम किन्स 1936 जर्नल थे आपके, जो हमने एक बुक का नाम लिया और उसी बुक के माध्यम से हमने देखा कि वो क्या कहते हैं कि आपके जो सरकारी सार्वजनिक व्यय हैं उनके अंदर आपको वृद्धि करनी है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन आपका क्या हो रहा है, सही हो रहा है। जब सरकार अपने खर्चों में वृद्धि करेगी तो बाजार के अंदर तरलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सरकार की तरलता बढ़ जाएगी। व्यय कोई भी हो सकता है, अपनी योजनाओं के ऊपर, अपने सरकार के रेवेन्यू वाले खर्च जो हैं, कैपिटल वाले जो खर्च हैं, वो सभी के अंदर आपके खर्च को बढ़ाया जा सकता है। पर हम ऑप्शन सी और डी को भी देखेंगे कि क्या वो सही है या गलत है। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि कर की दरों में वृद्धि और ब्याज की दर में कमी। इसका उल्टा हो गया। एक तरफ तो आपने क्या किया है, लिक्विडिटी को कम करने का काम कर दिया, एक तरफ लिक्विडिटी को बढ़ाने का काम किया। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं बैठता है। सार्वजनिक आपके परियोजनाओं के व्यय में कमी करना, इससे तो लिक्विडिटी और ज्यादा कम हो जाएगी। तो ये भी आपका क्या होता है, गलत। आपका कर की दर, ये एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। तो सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना जो है वो राजकोषीय नीति का एक पार्ट भी आता है। और इसमें एक चीज और है, जो ब्याज दर है ये आपकी मौद्रिक नीतियों का हिस्सा है, ये आपके मौद्रिक नीति का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, यहां भी आप लोगों के क्या हो जाएगा, ब्याज दर दे दिया इसने, ये भी आपके किसका हिस्सा है, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसीज का हिस्सा हो गया है। ठीक है, पूछा जा रहा है आपके किसका, कि आर्थिक मंदी के समय कौन सी आपके सबसे ज्यादा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। तो सबसे मेन बात होती है तरलता को बढ़ाना, और तरलता जो आपकी बढ़ रही है वो बी ऑप्शन में बिल्कुल बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे करों की दरों में कटौती से तो तरलता बढ़ रही है, पर आपने ब्याज दरों में वृद्धि कर दी तो बराबर कर दिया। यहाँ पे आपने करों की दरों से तरलता को कम किया और ब्याज की दरों में कमी करके उसको बराबर कर दिया, तो दोनों ही बराबर है। परंतु इसमें केवल आपकी तरलता बढ़ रही है, तो बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते समय उसके साथ अन्य प्रलेख भी जो है वो प्रस्तुत करता है, जिसमें वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण, वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण प्रस्तुत किया जाता है, सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेश के कारण प्रस्तुत किया जाता है। भाई जो एक, जब भी हमारी वित्त मंत्री आती हैं, अभी देखा हमने भारत की सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाली पहली महिला बनी है हमारी निर्मला सीतारमण, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जो बजट पेश किया है मोरारजी देसाई 10 बार कर चुके हैं। उसके बाद में हम लोग देखते थे पी चिदम्बरम जी हैं 9 बार, पर महिला ने कभी 9 बार नहीं किया था। पहली बार एक ऐसी महिला निर्मला सीतारमण जिन्होंने 9वीं बार अपना बजट पेश किया, और बजट पेश किया तो उस बजट के साथ साथ एक और डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत किया जाता है जिसको हम कहते हैं वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण। तो हम पूछ रहे हैं कि भाई क्यों किया जाता है ये बजट, तो हमने आपके पूछ लिया, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट है, आर्टिकल 112 कहता है कि आपको बजट पेश करना है, पर यह क्यों किया जाता है। तो देखिए, चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 यानी कि आर्टिकल 112 क्या है आपका, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट है, और आर्टिकल 110(1) के कारण, भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 अनुदानों की मांग के कारण, या राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम एफआरबीएम, ये जो आपका एक्ट है ये कौन सा है, एफआरबीएम एक्ट 2003, एफआरबीएम एक्ट 2003, इसके कारण। तो बताइए किसकी वजह से आप लोगों का जो ये आपके आंसर जो रहेगा कि क्यों इसको पेश किया जाता है।
तो देखिए, हमारे पास जो देश के अंदर एफआरबीएम एक्ट आया, तो उस एफआरबीएम एक्ट में लिखा गया था कि आपको बजट के साथ 3 डॉक्यूमेंट पेश करने पड़ेंगे, जिसके अंदर से एक तो कौन सा है, वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण है। वृहद के अलावा कौन कौन से हैं तो उसकी भी बात कर लेते हैं। चलो, एफआरबीएम एक्ट 2003। ये एफआरबीएम एक्ट के अंदर आप लोगों ने क्या किया कि 3 दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। 3 दस्तावेज, 3 डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने होते हैं, जिसमें से नंबर 1 जो है वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण। वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण जो है वो आपके पेश किया जाएगा। नंबर 2 जो होगा वो होगा मध्यम अवधि का, मध्यम अवधि रूपरेखा विवरण। मध्यम अवधि रूपरेखा विवरण। और नंबर 3 पे हमारे यहाँ पे होता है राजकोषीय नीति रणनीति, राजकोषीय रणनीति, स्ट्रेटेजी वाली रणनीति विवरण। ये आपको 3 डॉक्यूमेंट जो है वो आपको आपके संसद के अंदर बजट के साथ में रखने ही पड़ेंगे। कौन कहता है? एफआरबीएम एक्ट 2003 कहता है ये, ठीक है। और एफआरबीएम एक्ट 2003 के अनुरूप आपको ये 3 जो दस्तावेज है, 3 डॉक्यूमेंट जो है वो आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे। तो आंसर क्या रहेगा? डी, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एवं बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, यानी कि एफआरबीएम एक्ट आप लोगों को कह रहा है कि भाई आइए और हमारे यहाँ पे बजट के साथ साथ 3 डॉक्यूमेंट और रख दीजिए, तो उसी के तहत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यही आरएस 2023 की परीक्षा में इसको पूछा गया। राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया था? किस वर्ष हमारा एफआरबीएम एक्ट जो राजस्थान का है वो पेश किया जाता है? तो ध्यान रखना है आप लोगों को। देखो, सबसे पहले भारत के अंदर बात करते हैं। भारत यानी कि केंद्र का एफआरबीएम आप लोगों का आता है सबसे पहले 2003 के अंदर। फिर आता है एफआरबीएम 2.0। एफआरबीएम 2.0 जो आता है वो आता है 2012 में। फिर आती है आपकी एफआरबीएम समीक्षा समिति, एफआरबीएम समीक्षा समिति एन.के. सिंह की अध्यक्षता में, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, और वो आपके पेश किया जाता है 2015 के अंदर। 2017 में ये अपनी रिपोर्ट्स देती हैं, ठीक है। और राजस्थान का जो एफआरबीएम है, राजस्थान का एफआरबीएम जो पेश किया जाएगा वो पेश किया जाएगा 2005 के अंदर। 2005 के अंदर राजस्थान की जो सरकार है, राजस्थान का जो एफआरबीएम है उसको पेश किया जाता है 2005 के अंदर, ठीक है। दोनों के दोनों एफआरबीएम को पूरी डिटेल के साथ पढ़ के चलना आपका काम रहेगा कि आपको दोनों एफआरबीएम को देखना है। एफआरबीएम में क्या लिखा गया है, राजस्व घाटे को कम करने का कितना टारगेट लिया गया, राजकोषीय घाटे को कितना कम किया जा रहा है, किस प्रकार सरकारें जो है वो अभी भी घाटा कर रही हैं। कई बार ये तक पूछ लिया जाता है इंटरव्यूज में कि भाई जो आपने एक तरफ जो है एफआरबीएम आपके जो क्या करता है, घाटों को कम करने की बात करता है, दूसरी तरफ आज भी जो घाटे किए जा रहे हैं, तो क्यों किए जा रहे हैं? तो इसमें एक शब्द आता है एस्केप क्लोज। आप लोगों को ध्यान रखना होगा एस्केप क्लोज, कि एस्केप क्लोज के तहत इसके अंदर घाटे किए जा सकते हैं। और ये एस्केप क्लोज क्या है इसको आप पढ़िएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, वही एक बार आप लोग पढ़िएगा कि हम नेक्स्ट जो क्लास लेंगे लाइव लेने वाले हैं, तो लाइव क्लास के अंदर मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करूंगा, डिस्कशन करेंगे हम लोगों, हर चीज़ के ऊपर जो डाउट्स होंगे वो डाउट्स भी क्लियर करेंगे। और सबसे पहली बात कि अभी आप लोग जब क्लास देख रहे हैं तो अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपके क्वेश्चन आता है भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? जेंडर बजटिंग, अब देखिए कि बजट आ रहा है तो लिंग आधारित बजट आ रहा है, जेंडर बजटिंग पेश किया जा रहा है भारत में पहली बार कब? और भारत में पहली बार किया गया तो किसी न किसी ने पहली बार किया, कि दुनिया में पहली बार किसने पेश किया? तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से भी बना, क्वेश्चन यहाँ पे सीधा सीधा आया कि जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया? तो जेंडर बजटिंग जो शुरू किया गया था हमारा वो 2005-06 में किया गया। केंद्रीय बजट वर्ष 2005-06 के अंदर आप लोगों ने आपके भारत में जेंडर बजटिंग शुरू किया गया। देखिए जेंडर बजटिंग, इस जेंडर बजटिंग में आपने क्या किया है कि 2005-06 से
पेश। ठीक है, दुनिया में पहली बार तो 1982 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर पेश किया गया था। 1982 में ऑस्ट्रेलिया में इसको पेश किया गया, जेंडर बजटिंग को। भारत में जेंडर बजटिंग के तहत एक आपके अलग से स्टेटमेंट दिया जाता है। बजट के साथ में एक स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट 20, जो 2 भागों में बटा हुआ होता है। तो देखते हैं कि क्या होगा उसमें। जेंडर बजटिंग के विवरण के तहत विवरण 20, जिसे स्टेटमेंट 20 भी कहा जाता है, विवरण 20 को पेश किया जाता है। विवरण 20 को पेश किया जाता है। स्टेटमेंट 20 अलग से आता है। विवरण 20 जो है वो 2 भागों में बटा हुआ मिलेगा। विवरण 20 जो है वो 2 भागों में, पार्ट ए, भाग ए और भाग बी, पार्ट बी। इस भाग ए के अंदर 100% आरक्षित महिलाओं के लिए, इसमें आपकी जितनी भी योजनाएं आएंगी जो 100% किसके लिए चलेंगी, महिलाओं के लिए, उसको पार्ट ए में रखा जाएगा। पार्ट बी में कम से कम 30%, कम से कम 30% आरक्षित महिलाओं के लिए। ऐसी योजनाएं जो कम से कम 30% लाभ किसको दे रही है, महिलाओं को दे रही है, तो उसको अंदर पार्ट बी। पर कौन सा आता है, विवरण 20 जो है वो जेंडर बजटिंग के तहत हमारे बजट में रखा जाता है, जिसको हम 2 भागों के अंदर बांट देते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है हमारी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके आ गया लेखा अनुदान। लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है सार्वजनिक ऋण लेने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने के लिए, राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए, या फिर निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। देखो, लेखा अनुदान है, अंतरिम बजट है, बजट है। बजट तो हम लोग हमेशा देखते हुए आते हैं कि हर साल हमारा बजट आता है, 1 फरवरी के दिन भारत में पेश किया जाता है सुबह 11 बजे, है ना। पर कई बार क्या होता है कि सरकार जो होती है, सरकार बजट से पहले बन जाती है। चुनावी वर्ष है हमारे, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि चुनावी वर्षों के दौरान हम क्या करते हैं, लेखा अनुदान लेके आते हैं। जैसे जब हमारे भजन लाल जी की लास्ट जब सरकार बनी तो उस दौरान हम लोग क्या लेके आए, लेखा अनुदान राजस्थान में लेके आए, क्योंकि सरकार बन गई दिसंबर में। सरकार कब बनी हमारी, दिसंबर में। बजट कब आएगा, बजट आता था हमारा फरवरी में। अब 2 महीने हमारी सरकार को चलाने के लिए क्या चाहिए, खर्चा चाहिए। 2 महीने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 महीनों के लिए हम लोगों को सरकार चलाने के लिए खर्चा चाहिए। और इसी सरकार चलाने के लिए जो ये खर्च किया जा रहा है, इस खर्च के लिए मांग की जाती है, खर्चों की मांग की जाती है, ठीक है। और इसे ही हम क्या कह देते हैं, लेखा अनुदान, लेखा अनुदान। और ये जो मांग की जाएगी ये कहाँ से की जाएगी, संचित निधि या समेकित निधि से धन निकालने के लिए। संचित निधि से पैसा लिया जाएगा, संचित निधि से आपके क्या किया जाता है, पैसा लिया जाता है। ध्यान ये रखना है कि लेखा अनुदान जो होता है वो मैक्सिमम, अधिकतम कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए लिया जा सकता है, 4 माह के लिए। मैक्सिमम जो है वो 4 मंथ, आपके 4 महीने के लिए आपकी डिमांड की जा सकती है, 2-2 महीने करके, 2-2 मंथ करके आपके खर्चों की डिमांड की जाती है। तो आपके ध्यान दीजिएगा, चुनावी वर्षों के दौरान आता है और केवल खर्च की मांग की जाती है। तो ऑप्शन आपका क्या रहेगा इसमें से, कि निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए आपको क्या किया जाता है, वोट एंड अकाउंट लेखा अनुदान जो है वो पेश किया जाता है, वोट एंड अकाउंट, ठीक है। वोट एंड अकाउंट लेखा अनुदान जो है वो कब पेश किया जा रहा है, चुनावी वर्षों के दौरान, कि सरकार अभी बनी है हमारी, 2 महीने 3 महीने बजट में पड़े हैं, तो फिर आपके क्या किया जाता है, इसमें से कुल बजट के अंदर जो हमारा बजट रहा है उसको 12 से भाग दिया जाता है, और 12 से भाग देके 1 महीने की राशि को निकाला जाता है, और उस 1 महीने की राशि को हम अधिकतम 4 माह तक ले सकते हैं। 4 माह के बाद में आपको बजट पेश करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप उसी 4 महीने की राशि से आपको अपना टाइम पीरियड जो भी बचेगा उसको निकालना पड़ेगा।
तो ये आपका था लेखानुदान। नेक्स्ट चलते हैं अपने, एक और क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एफआरबीएम के ऊपर लगभग डिटेल्स इसके अंदर आ रही है आपकी। राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन, एफआरबीएम, समीक्षा समिति। तो देखिए समीक्षा समिति जब बनी तो कब बनी है समीक्षा समिति? समीक्षा समिति बन रही है 2015 में, किसकी अध्यक्षता में? एनके सिंह की अध्यक्षता में। एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इन्होंने क्या किया कि प्रतिवेदन में सिफारिश की गई कि वर्ष 2023 तक केंद्र एवं राज्य सरकारों को मिलाकर ऋण जीडीपी अनुपात 60% रखा जाए। ठीक है, 60% रखा जाए, जिसमें से केंद्र के लिए 40% और राज्य सरकारों के लिए 20% हो। तो ये बिल्कुल सही बात थी। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है, कथन सही कथन पूछा गया है, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। फिर देखिए सेकंड, राज्य सरकारों के जीडीपी के 49% की तुलना में केंद्र सरकार के लिए जीडीपी की 21% घरेलू देयताएं हैं, लाइबिलिटीज हैं आपके ऊपर। तो ये किसने कहा है, इसकी बात करते हैं। परंतु ये आपके नेक्स्ट जो है बात करूंगा, ये गलत कथन है, ये उल्टा लिख दिया गया। यहाँ पे आपके राज्य सरकारों के अंदर अपना कितना आता है, तो राज्य सरकार का तो आता है 21%, और जो केंद्र की सरकार है उसके लिए आता है 49.3%। ये गलत हो गया आप लोगों का। बात करते हैं कैसे गलत हुआ, किसने कहा था, कब क्या था। फिर देखो, भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयताएं हैं, अगर कोई राजस्थान जैसा स्टेट है और राजस्थान ने अभी केंद्र सरकार को पैसा देना है, वापस देयताएं हैं, तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य है। ये क्या कहता है कि संविधान में लिख दिया गया कि अगर किसी राज्य की केंद्र के पास में देयताएं हैं, अब वो और ऋण ले रहा है, तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो बिल्कुल लेनी पड़ेगी। कौन कहता है ये, तो ये आर्टिकल 293 कहता है। आर्टिकल 293, आर्टिकल 293 क्या कहता है, अनुच्छेद 293, अनुच्छेद 293 293 क्या कहता है कि जब भी आप लोगों के पास में, राज्य के पास में केंद्र सरकार की देयताएं हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले केंद्र सरकार से सहमति लेनी पड़ेगी कि क्या आप लोग ऋण ले सकते हैं या आपके ऋण नहीं ले सकते। इसकी पूरी की पूरी बात करनी पड़ेगी। अब देखो सेकंड जो कथन गलत था, सेकंड जो कथन गलत था उसकी भी बात कर लेते हैं कि सेकंड कथन में क्या कहा गया। सेकंड कथन में ये कहा गया कि एक संस्था आती है 2013 के लिए, वो कहती है कि जो केंद्र सरकार की जीडीपी की बकाया है वो 49% है, और आपकी क्या है कि आपके जो राज्य है उसके लिए 21% है। आर्थिक सहयोग व विकास संगठन, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के अनुसार केंद्र सरकार की, केंद्र की जीडीपी की, केंद्र सरकार के लिए जीडीपी का, केंद्र सरकार के लिए जीडीपी का 49.3% देयताएं एवं राज्य सरकार के लिए 21%। और हमने यहाँ पे देखा कि लिखा कहाँ पे हुआ है, तो आपने केंद्र के आगे लिख दिया 21% और वहाँ पे लिख दिया 49। ठीक है, तो राज्य सरकार के 21% घरेलू देयताएं हैं, घरेलू देयताएं हैं। तो ये कथन बी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। कथन बी जो है वो गलत है, या 2 नंबर जो कथन है वो गलत है, 2 गलत है। कथन 2 जो है वो आपका गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का एक कथन कारण का क्वेश्चन आजकल पूछे भी जा रहे हैं कि भारत में शून्य आधार बजट प्रवर्तित किया गया है। जीरो बेस बजटिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, कि कब किया गया, सबसे पहले यह भी ध्यान होना चाहिए। जैसे हमने देखा जेंडर बजटिंग के ऊपर क्वेश्चन आया कि कब शुरू किया गया, 2005-6 में। उसी तरह से आपके क्या आता है कि भारत के अंदर शून्य आधार बजट प्रवर्तित किया गया है, बिल्कुल किया गया है।
और कारण दिया गया है कि क्यों किया गया। आपके कथन और कारण, कथन के साथ में हमने कहा कि कथन पहली बात कि क्या किया गया है। अगर आप कंफर्म है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोगों को चेक करना है कि क्या कथन और कारण सही है क्या, फिर हम उसके एक्सप्लेन करने पे चलेंगे कि क्या इसका एक्सप्लेन सही कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर कथन में से एक कथन गलत है या कारण गलत है तो क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो गया हमारा। अगर दोनों सही हैं तो एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे। तो देखिए, भारत में शून्य आधार बजट प्रवर्तित किया गया है, तो बिल्कुल किया गया है कि शून्य आधार बजट जो है हमारा वो प्रवर्तित कर दिया गया है 1986 में। 1986 में हमारे वित्त मंत्री हैं वीपी सिंह, वित्त मंत्री वीपी सिंह के द्वारा इसको प्रवर्तित किया गया। ठीक है, वीपी सिंह के द्वारा कर दिया गया था। शून्य आधार बजट तकनीक के अंतर्गत बजट प्रावधान करने से पूर्व प्रत्येक योजना की विवेचनात्मक समीक्षा की जाती है, तो बिल्कुल की जाती है, बिल्कुल की जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि पिछली बार के जो बजट थे उसमें आपने जितनी भी मदों पे जो भी खर्च किया था सभी को एक नूतन मद यानी कि नई मद मान लिया जाता है और शून्य मान लिया जाता है कि पिछली बार आपने जो भी खर्च किया, इस पेन पे मैंने 1000 रुपये खर्च किए, पिछली बार कर दिए, अब की बार इस पेन को बिल्कुल जीरो माना जाएगा। इस साल हमें इस पे क्या करना है, इसके ऊपर जो है इसके ऊपर विवेचनात्मक समीक्षा की जाती है और उस आधार पर आपके बजट पेश किया जाता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए, भारत में शून्य आधार बजट प्रवर्तित किया गया। क्यों किया गया? क्यों किया गया? क्योंकि शून्य आधार बजट तकनीक के अंतर्गत बजट प्रावधान करने से पूर्व प्रत्येक योजना की विवेचनात्मक समीक्षा की जाती है। बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है, बिल्कुल उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों किया गया था, इसलिए किया गया था। तो आपका क्या हो जाता है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है जीरो बेस्ड बजट जो है वो कब आता है, 1986 में आता है हमारा। ठीक है, लिख लो इसके बारे में भी। ओके, अभी ओपन हो जाएगा हमारा, कोई टेक्निकल इशू है। चलो तब तक बात करते हैं जीरो बेस्ड बजट क्या करता है। जीरो बेस्ड बजट कि पिछले साल का जो बजट होता है, कई बार ऐसे बजट होते हैं कि इंक्रीमेंटल बजट आता है एक हमारा, जिसमें पिछली साल का 1000 रुपये का बजट था, हमने इंक्रीमेंट कर दिया, 1000 से 1200 रुपये के अंदर पेश कर दिया। कुछ ऐसा बजट होता है जिसको 1000 रुपये को बिल्कुल जीरो मान लिया हम लोगों ने, हमने कहा कि बिल्कुल हमारा जीरो है, हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सही मान के अपने आगे पेश करते हैं। अब देखिए इसके अंदर ऐड कर लीजिए आप लोग, इसमें आपके क्या करोगे, जीरो बेस्ड बजट को लिखिए। शून्य आधारित बजट, जीरो बेस्ड बजट प्रतिपादन किसने किया है, इस कॉन्सेप्ट को लेके कौन आया है, तो यूएसए के एक व्यक्ति हैं पीटर ए पायर, पीटर ए पायर 1969 के अंदर, 1969 के अंदर ये लेके आते हैं कॉन्सेप्ट को पहली बार। भारत में जो वित्त मंत्री हैं हमारे वीपी सिंह, उनके द्वारा, वित्त मंत्री वीपी सिंह द्वारा, वीपी सिंह के द्वारा हम लोगों ने लिखा कि अपना 1986 के अंदर इसको पेश किया जाता है, 1986 में पेश, ठीक है, के तहत बजट आता है। फिर देखो 1987-88 में भारत के विभागों में भी इसको इसका प्रतिपादन किया जाता है, कि विभागों में भी इसको लॉन्च कर दिया जाता है। ठीक है, किया गया, जो विभाग है उनके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, जीरो बेस्ड बजट जो है उसको पेश कर देंगे। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम जीरो बेस्ड बजट यानी कि शून्य आधारित बजट
सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट, शून्य आधारित बजट 1983 के अंदर CSIR एक संस्था है हमारी, CSIR के द्वारा पेश किया गया। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के ऊपर एक संस्था बनी CSIR, काउंसिल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा आपके 1983 में सबसे पहले जो है शून्य आधारित बजट जो है वो पेश किया जाता है, वो के द्वारा अपनाया गया, पेश तो क्या किया गया, अपनाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारे कुछ जो आगे की बजट की कुछ और चर्चा है जिनको हम करने वाले हैं, जैसे चलो चलते चलते एक क्वेश्चन और करके चलते हैं। हमारी बीच में PDF बंद हो गई थी, है ना, इसलिए हमारा बीच में रह गया। चलो आगे की जो चर्चा है इसको हम भाग 2 के अंदर करेंगे और वहां पे हम देखेंगे कि जो इस साल हमारा 2026-27 का जो भारत का बजट रहा है उसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ से आ रही है। तो वहाँ से भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस हम वहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जैसे राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, इस साल हमारा क्या राजकोषीय घाटा रहा, ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान है। तो उन सभी की जो चर्चा चलेगी वो हमारी चलेगी एक नेक्स्ट क्लास में। तो हम मिलेंगे एक नए सेशन के अंदर एक नए क्वेश्चंस के साथ में, नए बिल्कुल जो हमारे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको भी करते हुए चलेंगे, बिल्कुल नए बजट के साथ में। राजस्थान के बजट ने आज क्या कहा, किस प्रकार से रहा, तो उन सभी की हम चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।